पॉइंट पे लूट की है उन्होंने। नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवानी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर आई संसद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए उन्होंने सरकार पर लगाए गए एक एक आरोप का जोरदार जवाब दिया, लेकिन उनके सीधे निशाने पर रही कांग्रेस, जिसे उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बता दिया। यही नहीं, पीएम ने कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप लगाया। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। यही नहीं, लोकसभा में पीएम ने महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देते हुए नेहरू के एक पुराने बयान का जिक्र किया। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री, कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वो अपने दल के सांसदों को छोड़कर भाग खड़े हुए। अध्यक्ष जी, आप देखिए कि ये डिस्टर्ब तब करते हैं कि उनको अंदाजा आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज, और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और जेलना ऐसे बेचारों को पड़ता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कोरोना की पहली लहर का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर प्रवासी मजदूरों को भड़काने का आरोप लगाया। सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना सांस ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। पीएम के आरोपों का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने दावा किया कि कोरोना की पहली लहर में कांग्रेस ने ही लोगों की मदद की थी। उन्होंने छोड़ दिया भगवान भरोसे, खाना नहीं था, घर जाने का माध्यम नहीं था, पैदल चल रहे थे, रास्ते में मर रहे थे, उनको कोई मदद न करे, वो चाहते थे मोदी जी। हरीश रावत ने उत्तराखंड में दलित समुदाय का मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी कर दी। पंजाब में दलित समुदाय का सीएम बनाने के बाद से ही अटकलें लग रही थी कि कांग्रेस उत्तराखंड में भी ऐसा ही फैसला कर सकती है। इन खबरों को तब और हवा मिली थी जब यशपाल आर्य बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। और न्यूज 18 से बातचीत में हरीश रावत ने एक बार फिर उसी ओर इशारा कर दिया। यशपाल आर्य से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने खुलकर बोल दिया कि वो चाहते हैं उत्तराखंड में दलित समुदाय का मुख्यमंत्री बने। एक बार दलित चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। मैंने कहा ये मेरी जिंदगी की एक ख्वाहिश है। लेकिन राज्य के मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रावत के बयान को कुछ खास तवज्जो नहीं दी। हरीश रावत जी कब क्या कह दें, मेरे से एक दो बार लोगों ने कहा कि आप हरीश रावत जी को आप गंभीरता से क्यों नहीं लेते। मैंने कहा सबसे पहले तो उनकी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती है। यशपाल आर्य और उनका बेटा पिछले साल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे और इस बार पार्टी ने दोनों को ही टिकट दिया है, जिसका मतलब यह हुआ कि पार्टी ने एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला फॉलो नहीं किया। यशपाल आर्य को उत्तराखंड में दलित समुदाय का बड़ा चेहरा माना जाता है और कहा जा रहा है कि दलित सीएम की बात करके हरीश रावत ने उन्हीं की ओर इशारा किया। यही नहीं, उन्होंने ये बात बोलकर एक नया सियासी दांव चलने की कोशिश की है, क्योंकि उत्तराखंड में दलित समुदाय की आबादी करीब 23% है, जो उत्तराखंड की 70 में करीब 20 सीटों के नतीजों पर अपना असर डाल सकती है, जिनमें देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के मैदानी इलाके शामिल हैं, जहां दलित और मुस्लिम समुदाय आधी आबादी का हिस्सा है। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि राज्य में बीएसपी की बढ़ती सक्रियता की वजह से भी रावत ने दलित समुदाय के सीएम का कार्ड खेला, क्योंकि खबर है कि बीएसपी इस बार दलित और मुस्लिम समुदाय के वोटरों को अपने पाले में लाने के चक्कर में है। वैसे 2017 के चुनाव में बीएसपी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और उसे उत्तराखंड में दलित समुदाय का केवल 7% वोट मिला था।
लेकिन इससे पहले के 3 चुनावों यानी 2002, 2007 और 2012 में उसे दलित समुदाय का 11 से 12% वोट मिला था। सौभाग्य की एक बात यह कि इससे पहले राज्य में कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री ब्राह्मण समुदाय के और 1 मुख्यमंत्री राजपूत समुदाय का था, लेकिन इस बार पार्टी दलित सीएम बनाने का संकेत दे रही है। हरीश रावत इस बारे में कई बार बयान भी दे चुके हैं और खुद ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में दलित समुदाय का सीएम बने। गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी से जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने की अपील की। इससे पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की तरफ से दी गई सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एक बार फिर गृह मंत्रालय ने उनसे जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने की अपील की। ओवैसी की कार पर हुई फायरिंग के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया, जिसमें उन्होंने ओवैसी से सुरक्षा लेने की गुजारिश की। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह की जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने की अपील को ठुकरा दिया कि आप मुझे जेड कैटेगरी नहीं, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए। 3 फरवरी को मेरठ से दिल्ली लौटने के दौरान छिजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी की कार पर फायरिंग हुई थी। इसके अगले दिन केंद्र सरकार ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया था और उस दिन भी ओवैसी ने संसद में अपने ऊपर हुए हमले का जिक्र करते हुए सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। सौभाग्य की एक बात यह कि इस मामले में आरोपियों की पूछताछ के बाद पुलिस ने यह बताया कि ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं के दिए गए बयानों से दोनों हमलावर नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने ओवैसी पर हमला किया था। फिलहाल दोनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के वोदका वाले वादे पर सियासी घमासान शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने यह वादा एक दिन पहले यूपी के आगरा की एक चुनावी रैली में किया था, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इसी चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने आलू किसानों को साधने की कोशिश की और यह वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर इलाके में वोदका फैक्ट्री लगाई जाएगी। कीमत दिलाने के लिए हमें कोई भी सरकार से फैसला लेना पड़ेगा तो हम लेंगे और बड़ा कारखाना इसी इलाके में लगा करके कम से कम इस आलू की कीमत दिला सकें। लेकिन बीजेपी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का ये वादा रास नहीं आया। झूठ भ्रम सब कुछ बोलकर कैसे सत्ता में आ सकते हैं? इनके वादों पर कोई जनता भरोसा नहीं करने वाली। इससे पहले अखिलेश यादव सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान का वादा भी कर चुके हैं। सौभाग्य की बात यह कि पश्चिमी यूपी में किसान बड़े पैमाने पर गन्ने और आलू की खेती करते हैं, जिन्हें साधने की कोशिश में सभी सियासी दल जुटे हैं। और इसी कड़ी में जब अखिलेश आगरा पहुंचे तो उन्होंने इस बार आलू किसानों से कई वायदे किए। इन्हीं में एक वादा उन्होंने वोदका फैक्ट्री का किया, जिसके लिए उन्होंने सरकार बनने पर 200 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का भरोसा भी दिया, जिसे बीजेपी ने छलावा करार दिया। भारी विरोध के बाद राजस्थान में रीट परीक्षा रद्द हो गई। राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा रीट का पेपर लीक होने के बाद गहलोत सरकार ने यह परीक्षा रद्द कर दी। पिछले साल 25 सितंबर को यह परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसके बाद से ही इसमें धांधली के आरोप पर हंगामा हो रहा था। L1 में तो कोई पेपर आउट हुआ नहीं है। L2 का एग्जाम जो है उसको निरस्त करेंगे। लेकिन बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस मामले में एक मंत्री और मुख्यमंत्री के दफ्तर के अधिकारियों के हाथ होने का आरोप लगाया। साथ ही इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग दोहराई। सब स्पष्ट है कि मिलकर सबने भ्रष्टाचार किया है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नैना देवी मंदिर में दर्शन किए। एक दिन पहले ही उन्हें पंजाब चुनाव के लिए पार्टी ने सीएम का चेहरा घोषित किया है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोपहर में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। दिल्ली के पास नोएडा में 2 अवैध इमारतों के मामले में सुपरटेक ग्रुप को बड़ा झटका लगा। अदालत ने इन दोनों टावरों को 2 हफ्ते में गिराने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, नोएडा अथॉरिटी को भी इस मामले पर 72 घंटों के अंदर बैठक बुलाने को कहा, ताकि इन टावरों को गिराने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। सेनेगल की टीम ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। उसने फाइनल मैच में मिस्र को 4-2 से शिकस्त दी। ये सेनेगल का पहला खिताब है। इस मुकाबले के दौरान निर्धारित समय में कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन फिर पेनल्टी शूटआउट में मैच का नतीजा निकला। कर्नाटक में हिजाब और भगवा गमछे पर जारी विवाद के बीच कुछ स्कूलों में हिजाब पहनकर पहुंची छात्राओं को अलग क्लासरूम में बैठाया गया। एक दिन पहले राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि सभी छात्रों को स्कूल की यूनिफॉर्म में ही आना होगा। इसके बावजूद जब उडुपी के कुंदापुरा इलाके के एक स्कूल में कुछ छात्राएं हिजाब में पहुंच गईं, तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। हंगामा बढ़ने लगा तो स्कूल प्रशासन ने उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाजत दे दी, लेकिन उन छात्राओं को अलग क्लासरूम में बैठने के लिए कहा गया। इसी तरह कुछ और स्कूलों में भी हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं के लिए व्यवस्था की गई। हालांकि उन्हें कोई टीचर पढ़ाने के लिए नहीं गया।
कुछ इसी तरह की सख्ती का सामना उन छात्रों को भी करना पड़ा जो भगवा गमछा गले में डालकर स्कूल पहुंचे। वहीं हासन जिले में हिजाब के समर्थन में कई छात्राएं सड़क पर उतर आईं। उन्होंने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर स्कूलों में हिजाब को इजाजत देने की मांग की। इसी तरह यादगीर जिले में भी कई लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस बीच हिजाब और भगवा गमछे के विवाद में नीले रंग के गमछे की भी एंट्री हो गई। चिकमगलुरु के एक स्कूल में कुछ दलित छात्र नीले रंग का गमछा गले में डालकर पहुंच गए। उन्होंने वहां खूब नारे भी लगाए। इन दलित छात्रों ने हिजाब का समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया और इस मुद्दे की गूंज लोकसभा में भी सुनाई दी, जहां केरल सरकार में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसदों ने कर्नाटक में जारी हिजाब मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर दी। यही नहीं, केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने भी लोकसभा में यह मुद्दा उठाया और हिजाब को मुस्लिम समुदाय के लिए जरूरी बताया। इट इज लाइक मंगलसूत्र फॉर हिंदूज, टर्बन्स फॉर सिख्स। इस बीच कर्नाटक सरकार ने साफ किया कि स्कूलों में सभी छात्रों को तय किए गए नियम मान्य होंगे। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದರ ಬದಲು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांग की कि कर्नाटक सरकार छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल जाने की जल्द मंजूरी दे। सौभाग्य की बात यह कि इस मुद्दे पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुबह सुनवाई होगी। स्कूलों में हिजाब को इजाजत देने की अपील पर अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। वहीं राज्य सरकार को भी कोर्ट के फैसले का इंतजार है ताकि वो इस मुद्दे पर अगला कदम उठा सके। यूपी में मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को बीजेपी ने बलिया नगर सीट से उम्मीदवार बनाया। उन्हें टिकट देने के लिए वहां से मौजूदा विधायक और राज्य में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की सीट बदल दी गई। दयाशंकर सिंह राज्य में पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और रात में जारी हुई बीजेपी के 45 उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम शामिल रहा। इससे पहले चर्चा थी कि दयाशंकर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से लड़ना चाहते हैं, जबकि उनकी पत्नी और योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह भी वहीं से दावा ठोक रही थी। लेकिन उन दोनों को ही वहां से टिकट नहीं मिला और अब बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को बलिया नगर से उम्मीदवार बना दिया है, जिसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अपने साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि वहाँ बलिया से पिछली बार हम लोगों ने 5 सीटें जीती थी, इस बार हम लोग 7 सीट जीत करके आए। लेकिन दयाशंकर सिंह की एक सीट की वजह से सर्दी के मौसम में सियासी गर्मी बढ़ गई, क्योंकि पार्टी ने बलिया नगर से मौजूदा विधायक और राज्य में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की सीट ही बदल दी और उन्हें बैरिया से उम्मीदवार बना दिया, जिसकी वजह से वहां से मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह नाराज हो गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि भले ही उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जिससे बैरिया सीट पर आनंद स्वरूप शुक्ला की मुश्किल बढ़ सकती है। इससे पहले उनकी मौजूदा सीट यानी बलिया नगर से दयाशंकर सिंह को टिकट देकर बीजेपी ने फिर से वही किया जो उसने 2017 में किया था, क्योंकि उस बार भी पार्टी ने पुराने दावेदारों को किनारा कर दिया था और एक नए चेहरे आनंद स्वरूप शुक्ला पर दांव लगाया था। और इस बार पार्टी ने फिर से बलिया नगर में उम्मीदवार बदल दिया। वहां से पार्टी ने स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को टिकट दिया, जो मूल रूप से बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं, जो बलिया के नजदीक है। दयाशंकर सिंह की पढ़ाई और राजनीति की शुरुआत बलिया से ही हुई है। सौभाग्य की एक बात यह कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर विवादास्पद बयान देने की वजह से 2017 में बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को टिकट नहीं दिया था और उनकी पत्नी स्वाति सिंह को लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से उम्मीदवार बनाया था। लेकिन इस बार स्वाति सिंह को टिकट नहीं मिला है और पार्टी ने दयाशंकर सिंह को बलिया नगर से मैदान में उतार दिया। बड़ी खबर आई राम रहीम से जुड़ी, जिन्हें पंजाब में चुनाव से ठीक पहले 21 दिन के लिए फरलो मिल गई। वो जेल से सीधा गुरुग्राम के अपने आश्रम पहुंचे। खबर है कि अगले 21 दिन तक वो वहीं रहेंगे। राम रहीम को अगस्त 2017 में रेप और हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा हुई थी। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या पता चल रहा है? किशोर, पंजाब में 13 दिनों के बाद मतदान है और राम रहीम की रिहाई के बाद ये बात जरूर है कि इसका चुनाव पे असर जरूर होगा, क्योंकि डेरा का प्रभाव पंजाब के अलग अलग इलाकों में है और राम रहीम के डेरे की अगर बात करें तो उसका प्रभाव मालवा के क्षेत्र में 60 से अधिक ऐसे सीटें हैं जहां इनका प्रभाव है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या अपने अनुयायियों को ये कोई संदेश भेजते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा है कि चुनावी कनेक्शन नहीं है, जेल मंत्री कह चुके हैं कि एक कैदी का अधिकार होता है उसे फरलो या पैरोल पे रिहा करना। शुक्रिया नीरज आपका। जेल में बंद राम रहीम 21 दिन की फरलो मिलने के बाद दिल्ली के पास गुरुग्राम के अपने आश्रम पहुंचे। वो पंजाब चुनाव से पहले 21 दिन के लिए जेल से बाहर आए हैं। फरलो एक छुट्टी की तरह है जिसमें जेल में बंद कैदी तय समय के लिए अपने घर जा सकता है। राम रहीम रेप और हत्या के केस में हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद थे।
लेकिन पंजाब में चुनाव से 13 दिन पहले वो जेल से बाहर आ गए। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली और वो रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम पहुंचे। गुरुग्राम में राम रहीम का आश्रम है और अगले 21 दिन वो इसी आश्रम में रहेंगे। अब गुरमीत राम रहीम जो है वो गुरुग्राम के साउथ सिटी में जो आश्रम है वहाँ पर एक तरह से पहुँच चुका है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये गुरमीत राम रहीम के काफिले के ही गाड़ियाँ हैं। राम रहीम जब आश्रम पहुंचे तो वहां कड़ी सुरक्षा नजर आई। मीडिया ने कोशिश की कि आश्रम के अंदर की एक झलक मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और मीडिया को आश्रम से दूर ही रखा गया। वैसे तो राम रहीम गुरुग्राम में रहने वाले हैं, लेकिन उनके सिरसा के आश्रम में भी लोग राम रहीम के कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आने पर खुश दिखे। राम रहीम को फरलो मिलने से कुछ महिलाएं तो इतनी खुश दिखी कि उनका गला भर आया। खुशी इतनी हो रही है कि बताने के पता नहीं चल रहा क्या कहें क्या ना कहें। हम हमारे लिए जो काले दिवस को बदल के आज शहंशाह जी ने हमारे लिए गोल्डन डे बना दिया इसको, इस दिन को। गुरमीत राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी सजा हुई है और उन्हें फरलो मिलने से पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का परिवार नाखुश दिखा। उनके बेटे ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला किया और आरोप लगाया कि राम रहीम को चुनाव की वजह से फरलो मिली। डेरा प्रमुख को फरलो जो दी गई है, इलेक्शंस का टाइम है और कहीं ना कहीं ये एक गंदी सियासत का एक नतीजा है। लेकिन हरियाणा सरकार ने इससे इनकार किया और राम रहीम के जेल से बाहर आने को संयोग बताया। अगर फरलो आज मिली है तो इदा मैं समझना कोई चोण दे नाल कोई संबंध नहीं है, इदा संयोग है। राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा सिरसा में है। इसके अलावा पंजाब के 23 जिलों में उनके 300 बड़े डेरे हैं। सौभाग्य की बात यह कि राम रहीम को फरलो देते हुए एक कड़ी शर्त यह रखी गई है कि वो 21 दिन तक पुलिस की निगरानी में रहेंगे। यही नहीं, उनका ज्यादातर समय डेरे में ही बीतेगा। वो जिन 21 दिनों तक जेल से बाहर रहेंगे उसी दौरान पंजाब में मतदान होगा। अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। अक्षय कुमार ने देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इसी दौरान पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे अक्षय ने स्वीकार कर लिया। अक्षय कुमार इन दिनों उत्तराखंड में शूटिंग करने पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक और सूची जारी कर दी, जिसमें 11 महिलाओं को टिकट दिए गए। सेंसेक्स 1024 अंकों की भारी गिरावट के साथ 57,621 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 303 अंक लुढ़ककर 17,214 पर पहुंच गया। ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि ऐसी आशंका है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से भी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट रही। इंडोनेशिया के जावा में हुए एक बस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में सेना के 7 जवान बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। यूपी में अखिलेश यादव के समर्थन में ममता बनर्जी के प्रचार करने पर बंगाल में बीजेपी भड़क गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दिन के यूपी दौरे पर है और जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची तो वहां अखिलेश यादव ने खुद उनकी अगवानी की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और समर्थक भी वहां मौजूद दिखाई दिए। समर्थकों की भीड़ के बीच अखिलेश और ममता ने विक्ट्री साइन दिखाया, लेकिन अखिलेश के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी पर बंगाल में बीजेपी भड़क गई। वहां कोलकाता में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता को हिंदू विरोधी बताते हुए दावा किया कि उनकी अपील का यूपी में कोई असर नहीं होगा। ममता बनर्जी यूपी में जितना बार जाएगी तितना बार जोगी जी को सीधा सीधा फायदा मिलेगी। लेकिन अखिलेश यादव ममता के समर्थन में आने पर काफी खुश दिखाई दिए। मुझे उम्मीद है कि उनकी अपील के बाद चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। अखिलेश ने दावा किया कि जैसे बंगाल में बीजेपी को मात मिली, यूपी में भी ममता के साथ मिलकर वो बीजेपी को हरा देंगे। सौभाग्य की बात यह कि समाजवादी पार्टी के समर्थन में उतरी ममता को बंगाल चुनावों के वक्त अखिलेश का साथ मिला था। हालांकि अखिलेश यादव ने बंगाल जाकर चुनाव प्रचार नहीं किया था, लेकिन अब ममता बनर्जी बीजेपी को घेरने के लिए लखनऊ में अखिलेश के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। गुजरात के किशन भरवाड़ मर्डर केस में जांच एजेंसियों के हाथ कुछ अहम जानकारियां लगी हैं। उन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार मौलाना अयूब के मोबाइल से 26 लोगों की प्रोफाइल मिली। जांच एजेंसियों को शक है कि वो सभी लोग मौलाना अयूब और उनके गैंग के निशाने पर थे। किशन भरवाड़ की तरह उन पर भी हमला हो सकता था, जिनकी प्रोफाइल आरोपी मौलाना के फोन से मिली। उनमें एक निजी चैनल के एडिटर भी शामिल हैं। उनके अलावा यति नरसिम्हन सरस्वती की प्रोफाइल भी जांच एजेंसियों के हाथ लगी। वो दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक मंदिर में पुजारी हैं, जो आए दिन अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की प्रोफाइल भी मौलाना अयूब के मोबाइल से एजेंसियों को बरामद हुई। ये जानकारी सामने आने के बाद यूपी एटीएस और तेलंगाना पुलिस खुफिया एजेंसियों के साथ अहमदाबाद पहुंच गई।
दूसरी तरफ गुजरात एटीएस ने दिल्ली से गिरफ्तार किए गए मौलाना कमर गनी उस्मानी के दफ्तर पर छापेमारी की और वहां से सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सीज कर लिए। साथ ही कमर गनी उस्मानी और उनके संगठन टीएफआई दोनों के बैंक खातों की जानकारियां खंगालने में जुट गई। जांच में पता चला कि टीएफआई का अकाउंट 2021 में ही खोला गया था, जिससे 11 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हुए थे। सौभाग्य की एक बात यह कि इस केस में जांच जब शुरू हुई तो हत्या का कनेक्शन 2 मौलवियों से जा जुड़ा, जो कि मौलाना कमर गनी उस्मानी और मौलाना अयूब है। पड़ताल के आगे बढ़ने के साथ ही चौंकाने वाली जानकारियां सामने आती जा रही हैं। महज फेसबुक पोस्ट लिखने के कारण किशन भारवाड़ की हत्या कर दी गई थी। दारुल उलूम देवबंद के विवादास्पद फतवों को प्रशासन ने उनकी वेबसाइट से हटवा दिया। यूपी के सहारनपुर जिले में मौजूद दारुल उलूम देवबंद ने कुछ रोज पहले बच्चों से जुड़ा एक फतवा जारी कर उसे वेबसाइट पर डाल दिया था, जिस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आपत्ति जताई। आयोग ने बच्चों पर दिए फतवों और उन्हें वेबसाइट पर डालने को गैर कानूनी बताया और वहां के डीएम को मामले की जांच करने का आदेश दिया। देश में ऐसे कोई भी संस्थाएं काम ही नहीं करनी चाहिए जो कि देश के संविधान से खुद को ऊपर मानते हैं। इसके बाद प्रशासन ने इस्लामी शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद को एक नोटिस भेजा और उनकी वेबसाइट से बच्चों से जुड़े विवादास्पद फतवों को हटवा दिया। दारुल उलूम ने वो जो लिंक्स थे, जो विवादित कंटेंट के जो लिंक्स थे, उनको वहां से रिमूव करा दिया गया है। इस कार्रवाई पर दारुल उलूम देवबंद की तरफ से भी बयान आया, जिसमें कहा गया कि जिन फतवों पर ऐतराज था सिर्फ उन्हें ही जांच पूरी होने तक हटाया गया है। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने फतवे को दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर डालने का विरोध किया। फतवा बड़ा निजी मामला है, निजी तरीके से लेनी चाहिए और फतवे को वो फतवा कोई ये नहीं होता कि वो है, फतवा तो एक राय होती है, उस राय को लेने में क्या है, लेते रहे अपना आप लोग, उसे वेबसाइट पे डालने की जरूरत क्या है। सौभाग्य की एक बात है कि दारुल उलूम ने जो फतवा जारी किया था उसमें गोद लिए बच्चे को असल बच्चे का दर्जा नहीं देने की बात कही गई थी। उसमें यह भी कहा गया था कि बड़ा होने पर गोद लिए बच्चे को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी फतवे पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने आपत्ति जताई और डीएम को जांच करने के आदेश दे दिए। इस मामले में आयोग ने 10 दिन के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। विदेशी सैलानी इसी महीने से ऑस्ट्रेलिया जा सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 21 फरवरी से विदेशी पर्यटकों को अपने देश में आने की इजाजत दे दी। 2 साल बाद ये पहला मौका होगा जब विदेशी सैलानियों के लिए ऑस्ट्रेलिया की सीमा खुल जाएगी। वहां कोरोना संकट की वजह से ये सख्त पाबंदियां लागू थी। दिल्ली के शाहदरा जिले की पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पकड़े गए ये दोनों आरोपी अलग अलग गिरोह से जुड़े हुए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर के नाम पर एक संगीत अकादमी, महाविद्यालय और म्यूजियम बनाया जाएगा। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में ही हुआ था। मध्य प्रदेश में इंदौर में उनके नाम से संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी। बीजेपी के लता मंगेशकर के स्मारक बनाने की मांग पर राजनीति शुरू हो गई। उनके निधन के एक दिन बाद बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर शिवाजी पार्क में उनका स्मारक बनाने की अपील की। शिवाजी पार्क में लता दीदी का संस्कार हुआ, उसी स्थली पर उनकी याद में एक भव्य और दिव्य स्मृति स्थली बने। लेकिन बीजेपी की इस मांग को शिवसेना ने राजनीति करार दिया। कुछ लोग उनके स्मारक की बातें करते हैं, करने दीजिए। उनका स्मारक बनाना आसान नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देश को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप पर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरी है और वो लगातार सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर भी है, जिसका जवाब देते हुए पुष्कर सिंह धामी ने आम आदमी पार्टी को चुनावी पर्यटक बताया। इतना ही नहीं, न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी आम आदमी पार्टी पर मढ़ दिया। जो आम आदमी पार्टी वाले हैं ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वोट अगर चली सीट ना जीते, वोट जितने मिलेंगे वो आपके लेंगे, कांग्रेस के लेंगे, सत्ता विरोधी वोट लेंगे। कौन से वोट लेंगे? आम आदमी पार्टी वोट चाहे किसी का कांग्रेस का लेगी, भाजपा का लेगी, अलग बात है। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा नुकसान देश का कर रही है। मुख्यमंत्री के इस आरोप पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। सीएम धामी साहब की बौखलाहट और घबराहट इस बयान से साफ जाहिर होती है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया कि दिल्ली की तर्ज पर वो उत्तराखंड में भी सरकार बनाने में सफल होगी। सौभाग्य की एक बात यह कि इस बार के चुनाव में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने एंट्री की और वो सभी 70 सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है, जिन पर उसने दिल्ली की तर्ज पर ज्यादातर नए चेहरों को उतारा है। बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में बलोच लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान का साथ मिल गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान का तालिबान कहा जाता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना है, जबकि बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराना चाहती है।
इसी वजह से दोनों संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिया है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, जिस तरीके से बीएलए ने पाकिस्तान के जो कैंपों पर अटैक किया, उस कैंप पर अटैक के वजह से ही जो है अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, इस बात की चर्चा जो है पाकिस्तान में है कि कहीं बीएलए को सीधे तौर पर टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सपोर्ट तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक बीएलए अटैक करती आई है वो जो है वो टारगेटेड किलिंग करती थी, रोड साइड जो है वेपन जो गाड़ियों से ब्लास्ट किया करती थी। लेकिन इस तरीके का सुसाइडल अटैक जो है वो क्या बीएलए कर सकती है बिना किसी टीटीपी के सपोर्ट के, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बलूचिस्तान की आजादी की जंग में अब बलोच लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान के खिलाफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम के आतंकी संगठन की मदद मिल रही है, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपने अपने मकसद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिया है और इसी वजह से पाकिस्तान में लगी गृह युद्ध की आग और भड़क रही है, जिससे पार पाने में पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट रहे हैं। साल 2007 में बने तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान का भी तालिबान कहा जाता है, जो अफगानिस्तान के तालिबान से अलग है, जिसका मकसद पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना और वहां इस्लामी कानून का राज कायम करना है। जबकि बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के चंगुल से बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहती है। उनका आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के संसाधनों का तो इस्तेमाल करती है, लेकिन वहां की जनता को उसका फायदा नहीं पहुंचाती। मतलब यह कि बलोच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी तालिबान का दुश्मन एक है और वो है पाकिस्तान। इसी वजह से दोनों संगठन अपने मकसद के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पिछले दिनों बलूचिस्तान के पंजगुर और नुश्की इलाके में पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमले हुए थे और खबर है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी तालिबान की मदद से कैंप पर हमले किए थे। सौबात की एक बात यह कि बलूचिस्तान की आजादी की जंग हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। पिछले दिनों बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के कई कैंपों पर हमला किया था, जिसमें करीब 200 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। कई कैंपों पर बलोच लिबरेशन आर्मी के कब्जे की भी खबर है। यूपी के कानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की पुलिस से भिड़ंत हो गई। बताया गया कि पुलिस ने प्रचार में शामिल गाड़ियों की संख्या पर ऐतराज जताते हुए काफिले को रोक दिया। और इसी बात पर कानपुर की भोगनीपुर सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष पांडे और उनके समर्थक पुलिस से भिड़ गए। आशुतोष पांडे ने पुलिस पर प्रचार को रोकने का आरोप लगा दिया। इस दौरान वहां पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू हो गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रचार में शामिल आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा बढ़ता गया और एक बार फिर वहां सभी लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया। नियम क्या है? नियम क्या है बताइए आप। वहां मौजूद पुलिस के अधिकारियों ने नियमों का हवाला देकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही बैठ गए। काफी देर तक चली बहस के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थक वहां से हटने को तैयार हुए। सौबात की बात यह कि आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस ने काफिले में ज्यादा गाड़ियां शामिल होने पर रोका तो पार्टी नेता और समर्थकों ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगा दिया। पुलिस से भिड़ने वाले आशुतोष पांडे कानपुर देहात से पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। चीन ने वियतनाम सीमा के पास लॉकडाउन लगा दिया। चीन के गुआंगशी प्रांत में वियतनाम सीमा के पास कोरोना के कुछ मामले सामने आने की वजह से वहां लॉकडाउन लगा दिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गोवा में कई जगहों पर रैलियां की। इस दौरान उन्होंने राज्य में बेरोजगारी बढ़ने का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए प्रियंका को कांग्रेस शासित राज्यों की ओर ध्यान देने को कहा। बीजेपी का दावा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। With a good youthful population and yet the second highest in unemployment in India. दिल्ली पुलिस ने जगतपुरी इलाके से नकली नोट छापने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 500 और 200 के नकली नोट भी बरामद किए। धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दिए गए भड़काऊ बयानों से आरएसएस ने किनारा कर लिया। एक दिन पहले मुंबई में राष्ट्रीय एकता और हिंदुत्व के विषय पर हुए एक कार्यक्रम में पहुंचे मोहन भागवत ने ऐसे बयान देने वालों को खरी खरी सुनाई। जैसे धर्म संसद के बाद एक विधान बाहर आया, वो हिंदू वचन हिंदू कर्म हिंदू मन नहीं है। लेकिन मौके की ताक में बैठे विपक्षी दल धर्म संसद के बहाने आरएसएस को घेरने से नहीं चूके। जिन लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हो उनको पहले तो देश के बारे में समझाइए। हिंदू धर्म महासागर है, हिंदुत्व एक राजनीतिक तालाब है, गदला सा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार से खुद की जान को खतरा बताया। साथ ही उन्होंने 3 दिन पहले पुणे में अपने साथ हुई मारपीट की घटना का एक वीडियो भी जारी किया।
जिसमें कुछ लोग किरीट सोमैया को घेर कर उनसे धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उन्हें और उनके सुरक्षा कर्मियों को संभलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते धक्का मुक्की मारपीट में बदल गई और वो पुणे महानगर पालिका की सीढ़ियों पर गिर गए। ये देख उनकी गाड़ी के पास खड़े सुरक्षा कर्मी फौरन हरकत में आए और वो किरीट सोमैया को सुरक्षित वहां से निकाल कर ले गए। इस घटना के लिए उन्होंने शिवसेना कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि उन पर पत्थर से हमला करने की कोशिश की गई। पत्थर और लाठी घाटी और पुलिस के सहकार्य से अटैक हो रहा है। बीजेपी नेता के इस आरोप को शिवसेना ने बेबुनियाद बताया। हमारे शिवसैनिक किसी को जान से मारने के लिए नहीं है, लोगों की सेवा करने के लिए है। 3 दिन पहले किरीट सोमैया कोविड सेंटर में गड़बड़ी का आरोप लगाकर पुणे महानगर पालिका में शिकायत करने पहुंचे थे, जहां उनके साथ ये घटना हुई। सौभाग्य की बात यह कि मारपीट की इस